मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम सभी लोग आगे जो है उसको हम लोग चलिए पढ़ने वाले हैं कि आगे अब क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग पढ़ रहे थे प्रयत्न, और प्रयत्न में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोगों के सामने आई। तो प्रयत्न दो होते हैं। वर्णों के उच्चारण करने के लिए जो हम चेष्टा करते हैं, वर्णों के उच्चारण के वक्त जो हम लोग चेष्टा करते हैं, वही टाइप का प्रयत्न हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्नों को देखा है। उसके 5 भेद होते थे: स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और सवृत। तो वो सब सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस कर चुके। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे वर्णों के बाह्य प्रयत्न पे, अर्थात इसके दूसरे वाला जो पॉइंट है, जो इसका दूसरा पॉइंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, यह क्या है? बाह्य प्रयत्न। ये क्या है? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभी जो बाह्य प्रयत्न है, इसको चलिए समझते हैं कि यह क्या है। ठीक, पहले परिभाषा बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे। परिभाषा में क्या है, ध्यान से सुनना, एक एक चीजों को हम बता रहे हैं। जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं, ध्यान सुनना, जब हम वर्ण को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो जब वर्ण मुख से बाहर की ओर निकलने लगते हैं, तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, जो उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न कहेंगे। वह कोशिश, वह चेष्टा जिस समय वर्ण क्या होते होने लगते हैं, मुख से बाहर की ओर निकलने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न कहेंगे। तो इसके लिए एक लाइन आप लोग लिख लेना: जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं, जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं, पूरी लाइन आ रही है जी? अभी सही। जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उस समय उच्चारण की चेष्टा को उच्चारण की चेष्टा को क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब हम लिखते तो इतना ही है, लेकिन आगे लिख लीजिए: जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की चेष्टा को बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न क्या हुआ, आपको समझ में आया? वर्ण जब मुख से बाहर निकले, तो उस समय अंदर की ओर जो चेष्टा हुई, अभ्यंतर। जो बाहर की ओर निकलने लगते हैं, उसमें जो जब वर्ण मुख से बाहर की ओर निकलने लगता है, उस समय जो चेष्टा होती है, उस समय क्या हो जाता है? बाह्य प्रयत्न होता है। और बाह्य प्रयत्न के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न के भेद 11 हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रकार, तो प्रकार कुल कितने हैं? 11 प्रकार है। इसके लिए संस्कृत में लाइन क्या लिखा गया है? बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था। क्या है? बाह्य प्रयत्नस्तु कितना है? एकादशधा। एकादशधा, ये लाइन आप लोग ध्यान से याद करना। कई बार आता है बाह्य प्रयत्नेषु डाट डाट डाट, एकादशधा, द्वादशधा, इस तरीके से नंबर लिख दिया जाता है। इससे पता चल जाएगा कि वह 11 है। कितने हैं? 11। संख्या याद करना, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर नीचे उसका क्रम लिख दे रहा हूँ, उसको वो बता दे रहा हूँ। लेकिन उसको आपको जब तक ग्रुपिंग नहीं करोगे, काम नहीं हो पाएगा, सटीक तरीके से बना नहीं। तो कौन कौन से है, ध्यान से देखना। मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, उस तरीके से आप लोग पढ़ लें। तो पहला क्या हो जाए?
विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके बाद सबका कुछ न कुछ कारण है जो मैं कलर बदल रहा हूं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना। जो यहां से लेकर के यहां तक हैं, मतलब शुरू के जो 8 हैं, ठीक, शुरू के जो 8 हैं, ये व्यंजन वर्णों के हैं। ये किसके हैं, व्यंजन वर्णों के लिए। ये जो अंतिम में 3 हैं, यह स्वर वर्णों के लिए, ये स्वरों का है। और ऊपर के जो ये 8 हैं, यह व्यंजनों के लिए हैं। इसके लिए 8, और इसके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहे हैं आपको कि इसके लिए 3 ही है, उसके लिए 8 है। ठीक, वही बात है कि अगर आप लोग को समझना हो कि सर ये कैसे आप समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं, इस बात को एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा। सपोज करो, पहले पहले सबके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है विवार, कोई वर्ण अगर है तो उसका या तो विवार होगा या तो संवार होगा, दोनों नहीं होंगे। विवार और संवार दोनों नहीं होंगे। तो विवार संवार में से कोई एक होगा, श्वास और नाद में से कोई एक होगा। या तो श्वास से लेता होगा या तो उच्चरित होता होगा तो नाद करता होगा। तो श्वास और नाद में से दोनों से कोई एक होगा। अगर श्वास होगा तो नाद नहीं होगा, नाद होगा तो श्वास नहीं होगा। अघोष और घोष में से कोई एक होगा, चाहे घोष हो या तो अघोष नहीं होगा, अघोष होगा तो घोष नहीं होगा। अल्प प्राण, महाप्राण, कोई वर्ण या तो अल्प प्राण होगा या तो महाप्राण होगा। अब ये सारी बातें, और जो स्वर होते हैं स्वरों के सभी होते हैं, माने जो उदात्त अनुदात्त तो स्वरित हैं, 3 सभी स्वरों के लिए। मतलब अगर हम कहें अ का उदात्त होगा, हाँ होगा, अ का अनुदात्त भी होगा, वो भी होगा, स्वरित भी होगा, हाँ वो भी होगा। सारे वर्णों के, सारे स्वर वर्णों के लिए तीनों होते हैं, ऊपर के 8 नहीं होते हैं। तो स्वर वर्णों के लिए 3 हैं, और व्यंजन वर्णों के लिए ऊपर के जो बताए गए हैं केवल और केवल वो 8 हैं। अब इन 8 का हम कुछ इस तरीके से सेटिंग बना करके आप लोग समझा रहे हैं कि आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। फिर इनके नाम याद करना मैं बता दूंगा, इनके नाम कैसे याद करोगे मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद में आप देखोगे बड़े आसानी से आप कर लोगे। ध्यान देना, अगर किसी बारात विवाह में जाएं तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे हैं जो बहुत ज्यादा ये कर सकते हो कि पकवान वाले में, अभी रुक जा बनाते हैं तब समझाते हैं, पहले लिखते हैं बनाते हैं, ठीक है, तब समझाते हैं। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे 3 का ग्रुप, मतलब एक आदमी है वो 4 तरीके का ले सकता है। तो वो पहले वहां फिर यहाँ फिर ऐसे बनाएंगे। सपोज करना, बढ़िया समझाएंगे मजे से, ध्यान देना। सपोज करना आप बारात में हैं तब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से रखना। विवार, श्वास, अघोष, एक एक तो यह ग्रुप हो गया। दूसरी ग्रुप हम बना रहे हैं यहां, संवार, नाद, घोष। ठीक, जब इसको ले लेना, जब यहां से सफर लेना, जब यहां से निकल जाना बाहर, तब आगे आए। और वहां पे क्या किया गया है, 2 अलग कैटेगरी बनाए हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की। अब मजेदार बात हम अब स्टार्ट, ठीक है, मजेदार बात जो है अब ध्यान देना।
महाप्राण। थोड़ा सा समझो, जो मैं जो एक क्लू देना चाहता हूँ। सपोज करो बारात में बहुत सारे लोग आ गए, कुछ औरतें भी आ गईं और कुछ आदमी भी बाराती में आ गए। तो उन सब के वो दो टाइप के थे। वो जब जो ही पहले नाश्ते के लिए आए, कहिए कि भोजन के लिए जो ही जाते हैं, तो दो तरीके की वो बिहेव करते हैं। एक तो वे होंगे जो सादा सादा भोजन खाएंगे, एक तो वो होंगे जो बहुत भारी भरकम का खाना खाते हैं। या ये कहिए कि चाट पे अगर लपटा दें तो जितना तगड़े से जो औरतें हैं वो उतना तेज गुलगप्पा गप गप खाती हैं, उतना हमको नहीं लगता है कि आदमी उस तरीके से लाइक करता होगा गुलगप्पा। वो कुछ और पकड़ा होगा उसको खा रहा है। और आजकल कितनी चाइनीज क्या क्या भोजन है, ऐसा कुछ। आगे अगर चलते हैं तो कुछ समझ में आता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दाल चावल और चोखा खाना पसंद करते हैं। ध्यान से ना, बाटी चोखा ऐसा कुछ खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जो निर्धारित कर दी गई है कि ध्यान देना, कि अगर जो बाटी दाल चोखा ये सब खाएगा, उसको पनीर पुलाव और कुछ और ले लेते हैं, सपोज करो कि कटहल, ये सब सब्जियां उसको नहीं दी जाएंगी। मतलब एक निर्धारित कर दिया जाए। और अगर इसी जगह मैं एक और थोड़ा, हालांकि मैं लेना नहीं चाहता हूँ, चलिए मैं ले ही लेता हूँ नाम, आप लोग ज़्यादा जल्दी से उसको समझ पाओगे। एक है जो कि नॉनवेज वाले हैं, एक है जो वेज वाले हैं। तो जो वेजिटेरियन है, जो जो सात्विक भोजन करते हैं, जो सादा भोजन करते हैं, उनके लिए कह दिया जाए कि एक थाली लीजिए आप, और उस थाली में क्या है कि पूरी सब्जी दाल चावल अपना बढ़िया सा सब लेकर करके आप रख लीजिए। एक ऐसी थाली बनेगी जिसमें वो सब तमाम चीजें, वो नॉन वेज वाले सब कुछ उसमें डाल करके बनाया गया। जाहिर सी बात है सात्विक व्यक्ति सात्विक चीजों को लेकर के चला जाएगा, और जो तामसी होते हैं वो तामसी भोजन को अपना ग्रहण करेंगे। अब लेकिन उसमें एक लाइन लगा दिया गया कि जो लोग इधर से हिलेंगे सात्विक की लाइन में, वो वो उसमें जो है तामसी नहीं जाएंगे, और तामसी वाले में सात्विक नहीं जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह कर दिया गया, मैं यहाँ पे यह बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति यहाँ से एंट्री लेगा, ठीक, या तो जब वह विवार लेगा तो वही श्वास भी लेगा, वही अघोष भी लेगा, अर्थात वही अगर वो पुलाव लिया है तो वही उसको उसी को ही पनीर मिलेगा, और उसी को ही जो है जो भी और सात्विक भोजन में बढ़िया इमरती मिलेगी। अमृति मतलब अभी अभी सब कुछ मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पर जो जो पता चला, यहाँ पर पूड़ी लिया, वहीं जो है रसेदार लिया, वहीं जो है पुलाव लिया, इस तरीके का सिस्टम मिलेगा। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप बिल्कुल अलग सा है कि जो लोग रोटी लिया, वो पता चला कि उसको पुलाव अच्छा नहीं मिलेगा, वो उसको देसी भात मिल जाएगा और उसकी मीट मिल जाएगी, उसको उसका सिस्टम अलग हो जाएगा। तो उसको ये तीनों चीजें मिलेंगी। मतलब क्या है कि जो इसमें से श्वास होगा, तो श्वास के साथ में हमें बताना चाहते हैं कि यही तीनों रहेंगे। ठीक, ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये तीनों एक साथ रहेंगे। इसमें कोई भी ऐसा चतुराई नहीं करेगा कि उसको इसकी जगह वह ले ले या उसकी जगह यह ले ले, कि नहीं नहीं, उसमें कोई ऐसा भजनानंदी रह निकल के चला आएगा कि जो पता चला यहाँ से पुलाव पनीर भी खा रहा है, और यहाँ से कह दे कि हमको जो है इसमें से रोटी दे दो, या इसमें से कुछ और मीट वगैरह या जो भी कुछ अपना वो बना है उसका वो अपना ले। ऐसा कुछ भी नहीं करें, सब ईमानदारी से अच्छे से सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, वो गलत काम नहीं करेंगे, वो अच्छे कार्य करते हुए आगे की ओर निकलेंगे। जो इसमें लिया है, जो नीचे वाले ग्रुप में आया है, वह नीचे वाला क्या करेगा कि वो जो है इसमें से उसमें नहीं जाने दिया जाए। मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम अलग सिस्टम बना दिया गया कि इस रास्ते में अगर घुसे हो तो तुमको वही चीज मिलेगा। अब ये मैं लाक कर दिया, लाक इसलिए कर दिया कि उसका इसमें नहीं आएगा, इसका उसमें नहीं आएगा। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से वो सपोज करो कि गया और लेते हुए जो है अपना खाते हुए यहाँ पर पहुंचाया, ठीक, यहाँ पर जो है वो पहुंचाया। अब वो क्या करेगा, अब वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा, और जो यहाँ पर एक तामसी वाला घुसा था, जो बहुत ही कह सकते हैं जानवरों जैसा ये दिखता है, आग में चलता हुआ, ठीक, इसके दो चार और हाथ बना दो राक्षसों की तरह किड़बिच करते हुए, वो क्या करेगा, इसको लेता हुआ यहां से निकलेगा और बाहर आया, खा लिया, ठीक, तो खा लिया मतलब जिस वर्ण का विवार होगा उसका समार भी होगा, उसी का आघोष भी होगा। जो
इसके लिए पीला वाला लाइन, इसके लिए लाइन मत खींचो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अब इसके इंडिकेशन के लिए दूसरी कलर ले ले तो ज्यादा सही है। जो व्यक्ति यहाँ पर विवार लेगा वो श्वास भी लिया होगा, वो अघोष भी लिया होगा, अर्थात जिस वर्ण का बाह्य प्रयत्न विवार होगा उसका श्वास भी होगा, उसका अघोष भी होगा, अर्थात यह तीनों एक साथ होंगे। इसमें ऐसा दो राय नहीं है कि अघोष हो जाए श्वास न हो, या श्वास हो जाए विवार न हो, या श्वास हो जाए अघोष न हो, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों होंगे, जहां मिलेंगे तीनों एक साथ बताएंगे, तीनों एक साथ रहेंगे। अब बात आती है कि एक यहां पर जो आया है वो संवार भी होगा, वो नाद भी होगा, वो घोष भी होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी वर्ण का संवार हो गया बाह्य प्रयत्न तो उसका नाद भी होगा, उसका घोष भी होगा, ये तीनों एक साथ होंगे, ये तीनों एक साथ होंगे। अब जब ये लोग निकले तो यहाँ पे दो चांस फिर से बना, यहाँ पे दो चांस बना, एक बना आपका अल्प प्राण का, दूसरा बना आपका महाप्राण। मतलब खा करके चले आए तो अब यहाँ पे बात आई रसपनही लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, कि अब कौन मिठाई लेगा, अब बताओ। तो ये तो बात कोई नहीं कि अब कोई जो है सात्विक भोजन करके आया उसको मिठाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो तामसी भोजन करके आया उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन दो चीजें यहाँ पे हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले थे उनके लिए शुद्ध जो है मिठाई बनी है, छेना मस्त बना है, गुलाब जामुन बनी है, वो मिलेगा। और जो तामसी वाले इधर से कर करके आए हैं इनको मिठाई तो मिलेगा, लेकिन वो पता चला कि कुछ थर्ड क्वालिटी का कोई मिठाई या जलेबी या ये सब कुछ मिलेगा, इसी में संतोष करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर के आए तो ऐसा बात नहीं था कि इसमें से ले लेते हैं। अब ये दोनों थे जब आए तो ये कहे ऐसा बात नहीं हो सकता, इसमें यह भी हो सकता है कि हमारी मर्जी हम वो भी लें, हमारी मर्जी हम ये भी लें, छेना सबके लिए होना चाहिए, मिठाई सबके लिए होना चाहिए। तो क्या अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसको भी ले लेते हैं। अगर चाय और काफी रहे तब क्या करोगे? तो उसमें यह बोल दिया कि चलो ठीक है, जिसकी मर्जी तो चाय ले लेगा, जिसमें तो कॉफी ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब यहां से ये आए हैं आगे तो इसमें से कुछ का अल्प प्राण भी हो सकता है, कुछ का महाप्राण भी हो सकता है, इसमें भी कुछ का अल्प प्राण हो सकता है, कुछ का महाप्राण हो सकता है। तो ये दो दो ब्रांच में ये लोग जाएंगे। मतलब इस जो जिसका यह है इसके साथ अल्प प्राण भी हो सकता है, जिसका यह है इसके साथ महाप्राण भी हो सकता है, और इसके साथ में भी अल्प प्राण हो सकता है, महाप्राण भी हो सकते हैं। अर्थात इसमें दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, कोई ना कोई जरूर होगा, इसमें से एक जरूर लेगा। सर पान गुटका पार्ले जो भी इसमें से है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई एक आदमी अगर यहाँ से एंट्री लेता है तो वो क्या क्या लेकर के निकलेगा, समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा, मजा आएगा। अगर एक व्यक्ति यहां से चला तो या तो ये 3 लेगा या तो ये 3 लेगा, 3 तो अवश्य लेगा, ध्यान देना, 3 ले लिया, प्लस आगे आएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य लेगा। तो 4 बाह्य प्रयत्न पक्के हैं। किसी भी वर्ण के, किसी भी व्यंजन वर्ण के कुल 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, जिसमें 3 इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये तीनों होंगे या तो ये तीनों होंगे, और इन तीनों में से कोई एक होने के बाद में जो नीचे वाले में आएगा तो या तो अल्प प्राण होगा तो महाप्राण, मतलब दोनों में से एक ठो जरूर होगा, या तो अल्प प्राण होगा और या फिर महाप्राण होगा। तो 3 + 1 हम यहाँ पे लिखें 3 + 1 = 4, अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ण को कुल कितना चीजें मिलेंगी, 4 मिलेंगी। 3 इस ग्रुप का ले ले चाहे या 3 इस ग्रुप का ले ले, उसकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो दोनों में से कोई एक उठाएगा, तो अर्थात वह कुल 4 चीजों को लेगा। तो किसी भी व्यंजन वर्ण की कुल बाह्य प्रयत्नों की संख्या 4 होती है, कुल बाह्य प्रयत्नों की संख्या 4 होती है, जबकि किसी एक व्यंजन वर्ण की अभ्यंतर प्रयत्न केवल और केवल एक होता है। ना किसी भी वर्ण का एक अभ्यंतर प्रयत्न हो रहा था, पिछले वाले क्लास में देखे होंगे, किसी भी वर्ण का केवल और केवल एक अभ्यंतर प्रयत्न हुआ था, और वह अभ्यंतर प्रयत्न चाहे स्पृष्ट था, चाहे ईसत स्पृष्ट था, चाहे ईसत विपरीत था, चाहे ईसत चाहे विपरीत था, और चाहे फिर समृद्ध था, पांचों में से कोई एक लेकर के आ रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें कि किसी भी वर्ण के लिए, किसी व्यंजन वर्ण के लिए कुल कितने प्रयत्न बने, तो एक अभ्यंतर प्लस 4 बाह्य, कुल 5 बनेंगे। एक अभ्यंतर 4 बाह्य बनेंगे किसके, व्यंजन वर्णों के। स्वरों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, व्यंजनों का नाम ले रहा हूं, क्योंकि स्वरों के लिए तो बाह्य प्रयत्न केवल 3 है, स्वरों के लिए तो केवल 3 है। तो स्वरों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, स्वरों के लिए अभी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, स्वरों को अभी आगे चर्चा करूंगा।
अब ये बात नहीं समझ में आती है कि हमारे पास में कुल 33 वर्ण हैं। हमारे पास कुल कितने हैं? कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। और जो 33 व्यंजन वर्ण हैं, इन ये चारों में से किसको क्या क्या देना है। तो अब एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उसको हम उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से हम समझे तो उसी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो ध्यान से समझना कि क्या यार रोज रोज ये लोग जानबूझ के चटर पटर चिल्लाते हैं। आवाज ज्यादा आ रही होगी, एक सेकंड कुछ देर के लिए मैं साइलेंट कर देता, बट फिर वो वीडियो कट हो जाती है। अभी इस टाइम पर जो है कुछ न कुछ कोई डिस्टरबेंस करता है, तभी ऐसा होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखना, एक सूत्र है यहाँ कि खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस समारा नादा घोषाश्च, हंस समारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च। तो हम यहाँ पर यही ऊपर लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, खरो, खरा खरो लिख दे, खरो विवारा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। और इसके लिए क्या करेंगे? नीचे वाले के लिए हंस समारा नादा घोषाश्च, हंस संवारा, हंस संवारा नादा घोषाश्च। अब इन सभी दोनों लोगों को, दोनों लाइनों को थोड़ा देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या है। पहले हमारे साथ गायन कर लो, फिर हम समझा देते हैं। पहले इसको पढ़ो। खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च, खरो वि खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हंस संवारा नादा घोषाश्च। अभी क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो खर है, खर एक प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न विवारा श्वासा अघोषाश्च, माने और अघोष, माने विवार श्वास और अघोष होगा। अर्थात जो खर प्रत्याहार हैं, खर प्रत्याहार के ये तीन होंगे, विवार श्वास अघोष। अब बचा हुआ हंस प्रत्याहार का। तो जब हंस प्रत्याहार लेंगे तो हंस प्रत्याहार का ये तीनों में से कौन कौन होगा? संवार नाद घोष। संवार नाद घोष हंस प्रत्याहार वाले में जितने वर्ण आएंगे सबके ए हो जाएंगे। अर्थात पूरे व्यंजन वर्णों को दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक हंस प्रत्याहार और एक खर प्रत्याहार। मैं चाहूंगा एक बार प्रत्याहार को आपके सामने दिखाऊं। तो उसके पहले हमको जरूरत पड़ेगी माहेश्वर सूत्र का। तो हम लोग यहाँ पर माहेश्वर सूत्र पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलेंगे माहेश्वर सूत्र की ओर। ध्यान से देखना, पहले जूम कर लेते हैं, फिर हम जूम आउट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कर दिए क्या? एक सेकंड, यहाँ ध्यान देना। अब हम अलग लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर हम एक में लिखते तो कोई घबराने की बात नहीं है। अ ई ऊंड रेलरी का ए ऊंगा अयौचा हयवरट लण यमंगड़ नम
झ अभी दिख नहीं रहा होगा, शायद हमारे पीछे आ गया क्या, एक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, झ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र ह ल। ये रहा आपका पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र। यह क्या रहा है आपका पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र। हमारी समझ से आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपना तो स्पष्ट दिख जाएगा। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। ध्यान से देखना, मैं इसके पहले चर्चा किया, क्या क्या चर्चा किया कि दो प्रत्याहार कौन कौन है, एक है खर प्रत्याहार और एक है हर्ष प्रत्याहार। ठीक, एक है खर प्रत्याहार और एक है हर्ष प्रत्याहार। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ह से स्टार्ट करेंगे श तक चलेंगे। तो ह देखो यहाँ पे है, ह से स्टार्ट करेंगे, यह जबगढ़ 10 के श तक आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण यहाँ पे आएंगे ध्यान से देखना। मैं इसको एक एक वर्णों को मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा नहीं, एक बार लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, ह य व र ल। ठीक, ये सब हलंत वर्ण होते हैं जितने सब, इसमें सब यहाँ पे नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ पे सब ध्यान देना शुद्ध व्यंजन वर्ण है। तो ह य व र ल, तो अर्थात ह वर्ण और य व र ल माने यण प्रत्याहार के। फिर देखो ये पांचवें वर्ण है और ये चौथे वर्ण है और ये तीसरे वर्ण है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें पांचवा वर्ण है, इसमें दोनों में चौथा वर्ण है और इसमें क्या है तीसरा वर्ण है। वर्णमाला जो लोग नहीं देखे हैं देख लेना ध्यान से। तो क्या मिल जाएगा, तो ह वर्ण के बाद में ये अवर अल हो गए, और फिर इसके बाद क्या मिल गए, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण, इतने इसमें मिल जाएंगे। चलो ठीक है, कौन कौन से वर्ण मिल गए, स्पष्ट हुआ सबको। कौन कौन से वर्ण मिले हैं इसके अंदर, एक तो मिला ह य व र ल, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण। कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, इयम न म, इयम न पांचवा वर्ण है, झ भ घ ढ ध ये चौथा वर्ण है, और ज ब ग ड द ये तीसरा। तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यही हम लिखते हैं कि ह वर्ण यण प्रत्याहार, पांचवा चौथा और तीसरा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यण और ह वर्ण को हर्ष प्रत्याहार में डाला गया है। ठीक, अब ध्यान से, कई बार हम यही बोलते रहे, अब रट लेना अच्छे से। फिर क्या है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, यहां से स्टार्ट करना, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल, ये वाला नहीं लेंगे, यहां तक लेंगे। ठीक, तो क्या क्या हो जाएगा, ए देखो ख फ छ ठ थ दूसरा वर्ण है, च ट त क प ये पहला वर्ण है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्गों के दूसरे वर्ण। इसको हम दूसरे कलर से लिख दें, लग रहा है कि लाइट कम हुआ है क्या, एक सेकेंड चेक करने दो बैटरी पावर। हाँ, एक दिन अभी इसी में गए थे हम। तो जो खर प्रत्याहार वाला वर्ण है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ण यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ देखो दूसरा वर्ण, तो लिखेंगे हम सेकेंड और फर्स्ट। ये देखो क्या है, ख प छ ठ थ च ट त व क प, क हो गया क, फिर यहाँ प हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, ये सब फर्स्ट वाले आ जाएंगे। इसके साथ तीनों स स स। कहेंगे गुरु जी इसमें र क्यों नहीं लिए, र की इत संज्ञा जाती है, वो अंत में है, अंत वर्ण जो होते हैं उसकी इत संज्ञा के तस् से लोप हो जाता है। तो यहाँ पे केवल इतने वर्ण आएंगे।
अगर हम बात करें यहाँ टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, तो सेकेंड वर्ण कुल 5 ठो है, फर्स्ट वर्ण कुल 5 ठो है, 5 5 10 और 10 और 3 13, कुल 13 वर्णों को खर प्रत्याहार में डाला गया। 13 यहाँ आ गए तो बताओ इसमें कुल कितने वर्ण बचेंगे, इसमें कुल कितने बचेंगे, 20 वर्ण बचेंगे। 20 वर्णों का 20 वर्णों को हस प्रत्याहार में डाला गया। कुल 20 वर्ण यहाँ रहेंगे और कुल 13 वर्ण यहाँ पे रहते हैं। ठीक, अगर कहें कैसे, तो देखो 5 इसमें तीसरे वर्ण कुल 5 हो जाएंगे, 5 5 10 5 15 और ये 5 20, कुल 20 वर्णों को हस प्रत्याहार में डाला गया है और कुल 13 वर्णों को खर प्रत्याहार में डाला गया है। अब इतना ध्यान देना कि कौन कौन से खर प्रत्याहार में है, तो ख बता रहा है कि हम दूसरे हैं, तो दूसरे के नीचे आओगे तो दूसरा पहला और तीनों स, दूसरा पहला और तीनों स एक खर प्रत्याहार में है। और हस प्रत्याहार में जितने भी व्यंजन वर्ण बचे हैं, तीसरे चौथे पांचवें यण प्रत्याहार और ह वर्ण जो है सब के सब हस प्रत्याहार में आएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता आया था कि आप सभी लोग जितने जल्दी हो सके माहेश्वर सूत्रों को याद कर लीजिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद नहीं करेंगे तो समस्या बनी रहेगी, समस्या बनी रहेगी, समस्या पिंड नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं याद है तो आप ये सब चीजों को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। आपसे हम तुरंत कह देंगे च वर्ण किस में आएगा, आप सोचने लग जाएंगे च जो है खर में आएगा कि हर में आएगा, कौन में आएगा, दिमाग नहीं काम करेगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से सुनना कि कौन किसके वर्ण में आएगा। अब ये बात बिल्कुल पता चल गई कि ये जो 13 वर्ण हम बता रहे हैं खर प्रत्याहार में, तो खर के लिए क्या बताया था सूत्र, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, हस समारा नादा घोषाश्च। अर्थात हस प्रत्याहार के सारे वर्णों का क्या हो जाएगा, हस प्रत्याहार का जो हस वाले निर्धारित किए गए हैं, हस समारा नाद घोषाश्च, अर्थात ह वर्ण का समार नाद घोष होगा, य व र का समार नाद घोष होगा, पांचवा चौथा कहेगा, और खर क्या होगा, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च। तो खर क्या हो जाएगा, विवार श्वास अघोष होगा। पूछेंगे इस वाले स का क्या होगा, कहेंगे विवार श्वास अघोष होगा। कहेंगे च का क्या होगा, ट का, प का, फ का, इन सभी तरीके से वर्ण इसमें से अगर निकाल के पूछे जाएंगे तो खर वाला याद रखना कि खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, इस वाली लाइन को याद रखना, काम बन जाएगा। क्या है यहाँ पे, ये वाली लाइन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, यही वाला लाइन आपका पार कर देगा। क्या है यहाँ पे कि खर प्रत्याहार रहेगा तो विवार श्वास अघोष होगा, और हस प्रत्याहार होगा तो समार नाद घोष होगा। तो क्या करें हैं कि हस समारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वासाय घोषाश्च, ये हो गया। अबे 3 का तो मैंने बांट दिया, 6 लोग बट गए, बचे अब किसका अल्प प्राण किसका महाप्राण। इसके लिए एक अगले सूत्र में हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि किसके लिए अल्प प्राण होगा और किसके लिए महाप्राण होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वाली लाइन को ध्यान देना, अल्प प्राण कौन कौन से होंगे। तो एक लाइन इसके लिए मैं लिख देता हूं, उसी से आप काम कर लेना। अल्प प्राण कम प्राण वायु लगेगी, तो इसके लिए है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और यण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा और यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनसे सभी अल्प प्राण कहे जाएंगे। यण मतलब अंतस्थ जो कहे गए हैं। अब कितने कुल वर्ण हो जाते हैं, 5 पहला आ जाएंगे, 5 ए 5 ए, 5 15, और इसमें 4 वर्ण रखे गए हैं, कुल 15 4 19 वर्ण का क्या हो जाएगा, अल्प प्राण बनेगा। कहेंगे महाप्राण कितने का बनेगा, महाप्राण इसके लिए थोड़ी ज्यादा प्राणवायु बाहर निकलती है, ज्यादा हवा बाहर निकलेगा, तो क्या कहेंगे इसमें, दूसरा वर्ण, फिर चौथा वर्ण, ठीक, दूसरा और चौथा वर्ण ऊपर नहीं लिखे तो यहां भी नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा कि वर्ण ही है। दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पुष्प वाले अर्थात शल प्रत्याहार के वर्ण, इन सभी का महाप्राण होगा। तो 5 इसमें 5 इसमें 10 और 4 यहाँ, 19 वर्णों का अल्प प्राण, 14 वर्णों का महाप्राण। ठीक, दूसरा वर्ण कौन से होंगे, जैसे आप ध्यान देना यहाँ पर, ऐसे अगर एक लाइन हम लिख दें, क ख ग घ ङ, अब ये हो गए शुद्ध व्यंजन वर्ण। यह वाला अल्प प्राण होगा, यह वाला अल्प प्राण होगा, यह वाला अल्प प्राण होगा। पहला एक छोड़ के दूसरा, तीसरा,
चौथा छोड़ के पांचवा, ये दूसरा और ये चौथा, ये महाप्राण होंगे। ये दोनों क्या होंगे? महाप्राण। दूसरा चौथा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दूसरा चौथा, ये दूसरा और ये चौथा वाले महाप्राण होंगे। और इसके साथ में बचे यण और सल। तो यण को भेज दिया अंतस्थ को भेज दिया अल्प प्राण में, और उष्म को भेज दिया आपका महाप्राण में। उष्म आ गए महाप्राण में, यण आ गए अल्प प्राण में। तो अगर आप इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर लेंगे तो आप अल्प प्राण और महाप्राण भी बांट लिए, अल्प प्राण भी बांट लिए और महाप्राण भी बांट लिए। इसका मतलब किसी भी व्यंजन वर्ण का अब जो कुल बाह्य प्रयत्न है इसको आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दें तो आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से पूछेगा। पूछ दें अगर यहाँ पर ट वर्ण का कुल बाह्य प्रयत्न है तो कौन कौन से बनाओगे? ट वर्ण है, पहले ही देखो कि यह खर में आएगा या हस में आएगा। पहले तीनों में से कौन बनाना है ये देखना पड़ेगा, खर में आएगा या हस में आएगा। तो ये वर्गों का पहला वर्ण है, वर्गों का पहला वर्ण है। इसका मतलब जो ये ट वर्ण है ना, यह खर प्रत्याहार में आएगा। किस में आएगा? यह खर प्रत्याहार में आएगा। और खर प्रत्याहार में आएगा तो तीन यहां से बन करके आएंगे। कौन बन करके आएंगे? खरो विवारा श्वासाय अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। क्या मतलब निकला कि अगर यह खर हो गया इसका मतलब ये तीन लोग तो पक्का हो गए। इस ट वर्ण का विवाह भी होगा, श्वास भी होगा, अघोष भी होगा। अब बात ये बनती है कि यह जो है अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो अल्प प्राण महाप्राण वाले के लिए मैं क्या बताया कि वर्गों के पहले तीसरे पांचवें वर्ण क्या हो जाते हैं और यण वाले क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो वर्गों का पहला वर्ण है तो वर्गों पढ़ा तो इसमें तो अल्प प्राण हो जाएगा। इसका मतलब ट वर्ण का कुल जो बाह्य प्रयत्न बनेगा कौन कौन बनेगा? विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। क्वेश्चन आ सकता है कि ट वर्ण का बाह्य प्रयत्न है। देखना अब हम क्वेश्चन बदल रहे हैं इसी जगह पे, थोड़ा ध्यान समझ लेना। ठीक, यहां अगर हम क्वेश्चन दे दें ट वर्ण का बाह्य प्रयत्न है ए बी सी डी। यहां हम लिख दें विवार, घोष, संवार, नाद। तो अब अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ट वर्ग का खर प्रत्याहार में आएगा तो खरो विवारा श्वासाय अघोषाश्च। विवार भी होगा, श्वास भी होगा, अघोष भी होगा और अल्प प्राण होगा। महाप्राण नहीं होगा, अल्प प्राण होगा। तो विवार श्वास अघोष अल्प प्राण, तो इसमें से देखोगे विवार है, हाँ बिल्कुल विवार है। श्वास भी है, नहीं है। घोष है, यहाँ पे अघोष होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। संवार भी नहीं होगा, नाद भी नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? विवार होगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से ट का बाह्य प्रयत्न नहीं है, तो तीन इसमें से दे देंगे और एक बाहर दे देंगे, एक दूसरे के दे देंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कि किसका कौन है किसका कौन नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर बता दिया आप लोगों को किसी भी व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रयत्न कैसे निकालेंगे, किस तरीके से देखेंगे, यह बताया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बताऊंगा स्वरों का बाह्य प्रयत्न, इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा, आप लोगों को अलग से करवा दूंगा। पहले जो है क्लास बहुत लंबी हो जा रही है इसकी भी, तो पहले हम इसमें आप लोगों को बता दें व्यंजन वर्ण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, व्यंजन वर्णों का क्या है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के बारे में चलिए देख लेते हैं। पहले पहला काम व्यंजन वर्णों का होना चाहिए। तो व्यंजन को हो गया, पहले स्वर वर्ण का होना चाहिए। और स्वर वर्णों का क्या होगा? ऊपर तो सब व्यंजन का था, ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न। मैं अभी अभी बताया हूं कि सभी स्वर वर्णों का, सभी स्वरों का क्या होता है? बाह्य प्रयत्न तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं?
बाह्य प्रयत्न कौन कौन होते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सभी का यही तीन होता है। ठीक। उच्च उदात्त है जब जब हम जीभ हमारी क्या करती है, ऊंचे वाले भाग से उच्चरित करती है तो क्या हो जाता है उदात्त, नीचे से होगा अनुदात्त, बीच में रहेगा समाहार, स्वरित रहेगा तो समाहार में। ये जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं वैदिक वैदिक मंत्रों में तो आप ऊपर ले आते हैं तो उदात्त नीचे आता, अनुदात्त ऐसे करते हैं तो स्वरित। जो ऐसे से करते रहते हैं पंडित जी लोग, ऐसे से करते हैं तो उसका ये मतलब होता है उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस तरीके का वो काम चलता है यहाँ पे। तो यह हो जाता है उदात्त अनुदात्त स्वरित का कॉन्सेप्ट, और सभी वर्णों का, सभी वर्णों के लिए यही। ठीक। इसके बाद वाला जो भी चीजें अभी इसमें बची हैं, कुछ क्वेश्चन संबंधित चर्चाएं में होंगी तो उसको हम जो है 10-15 मिनट की वीडियोस जो भी बची होंगी उसको हम अलग से डाल देंगे आप लोगों को। तो सभी वर्णों का ये होगा, और किसका उदात्त होता है, किसका अनुदात्त, कैसे स्वरित बनता है, मैं इन सबकी सभी के बारे में बताया हूँ आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं अगर हम अ वर्ण यहाँ पे लिख दें, मैं पीछे क्लास में पढ़ाया हूँ, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, इसी में पढ़ाया हूँ तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। उदात्त है कोई सिंबल नहीं है, अगर अनुदात्त हो गया तो ए नीचे लाइन हो गया, और स्वरित हो गया तो ऐसे ऊपर लाइन हो गया। इन सब के बारे में बताया हूँ, बड़े अच्छे से समझाया हूँ। ऐसे सारे वर्णों के लिए होते हैं, सारे स्वरों के लिए होते हैं, तो सब सारी चीजें मैं बताया हूँ। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर होने चाहिए थे, वे कुछ क्वेश्चन मैं जो है देखूंगा, अगले वाले में करवा दूंगा, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ जाए, किसी भी व्यंजन वर्ण के कुल कितने बाह्य प्रयत्न हैं, कुल कितने बाह्य प्रयत्न है, तो कुल कितने, चार हो पाएंगे, तीन में से, एक में से, तीनों में से कोई तीन हो जाएगा, दोनों में से कोई तीन हो जाएगा, एक अल्प प्राण या महाप्राण में से चार हो जाएंगे। हम कहें कुल कितने प्रयत्न हो जाएंगे तो एक ठो अभ्यंतर वाला हो जाएगा और चार ठो यहाँ का हो जाएगा। तो व्यंजन वर्णों के लिए अगर हम बात करें, व्यंजन वर्णों के प्रयत्न, तो व्यंजन के लिए, किसी भी व्यंजन वर्ण के लिए एक अभ्यंतर, यहां मैं लेता हूं अभ्यंतर, यहां लेता हूं बाह्य। ठीक। एक अभ्यंतर, एक अभ्यंतर व्यंजनों के लिए एक अभ्यंतर और चार बाह्य, 3+1। ठीक। इसमें हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 3+1, चार बाह्य बनेंगे। कितने बनेंगे? चार बाह्य बनेंगे। कोई भी व्यंजन वर्ण रहेगा, चाहे क च ट त प कुछ भी रहेगा, उसमें से ए बनेंगे। और स्वरों के लिए कितने बनेंगे? स्वर वर्णों के लिए एक अभ्यंतर, ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोग दशा समृतम, उसको छोड़ दे रहे हैं, एक आपका विवृत्त बनता है, और यहां पर तीन बनेगा। कितना बनेगा? तीन। तो कुल इसमें कितने बन जाएंगे? चार और एक, पांच इसमें बनेगा, और कुल इसमें कितने बन जाएंगे? कुल चार बनेंगे। ठीक। स्वरों का कुल प्रयत्न चार, व्यंजनों का कुल प्रयत्न पांच, व्यंजन का कुल बाह्य प्रयत्न चार, व्यंजन का कुल कितना अभ्यंतर प्रयत्न बनेगा, तो मतलब किसी एक व्यंजन का कितना बनेगा, तो एक ठो रहेगा। और व्यंजनों के लिए कुल कितने निर्धारित किए गए हैं? तीन लोग निर्धारित किए गए हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत्त, जो मैं कल करवा दिया था, उसको भी आप देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, मिला करके समझेंगे, समाहित करेंगे तब समझ में आएगा पूरी बातें। स्वर के लिए कितना हो गया? स्वरों के लिए अभ्यंतर केवल एक है, वो विवृत्त वाला जो है आप वहां से कर लेना, और बाह्य वाले में तीन उदात्त अनुदात्त स्वरित है। कुल कितने हो गए स्वरों के लिए? चार हो गए। ठीक। स्वरों के लिए कुल अभ्यंतर प्रयत्न निर्धारित कितने किए गए हैं? दो लोगों को निर्धारित किया गया है, एक विवृत्त और एक संवृत्त को निर्धारित किया गया है। व्यंजनों के लिए कितना निर्धारित किया गया अभ्यंतर में? तीन लोगों को, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत्त को। व्यंजन के लिए कुल कितने बाह्य प्रयत्न बनाए गए हैं? व्यंजनों के लिए कुल कितने बाह्य प्रयत्न बनाए गए हैं? वो 8 लोगों को बनाया गया है। कौन कौन है? संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये 8 लोगों को डाला गया है। वो अलग बात है कि किसी एक व्यंजन वर्ण के लिए चार हो पा रहा है, ठीक, चार किसी और के लिए हो रहा है। तो किसी दो ग्रुप में चूंकि बढ़ गए हैं दोनों व्यंजन वाले, तो एक के लिए चार, दूसरे के लिए चार हो जा रहे हैं। और कहेंगे स्वरों के लिए, तो स्वरों के लिए तीन है और सभी के लिए हैं। तो अब आप ये सारी चीजें मिला कर करके समझ लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, और आप इसको समझिए, और इस पर जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे में जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो एकदम अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग इस पूरे के पूरे क्लास को अच्छे से देखोगे, डिस्कस करोगे, तभी मतलब डिस्कशन हुआ है, समझोगे, देखोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, तभी हो पाएगा। ठीक है। तो अब ज्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जरूर प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं कर पाओगे तो वो निर्धारित नहीं कर पाओगे। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या चार एक बार बोल रहे हैं, एक बार पांच बोल रहे हैं, एक बार तीन बोल रहे हैं, एक बार दो बोल रहे हैं, लेकिन वो सब सब सही बोल रहे हैं।
जब आप समझोगे पूरा, जब मैप बनाओगे, जो पूरा चीज आप देखोगे बना कर करके, जो ये मैं पूरा यहाँ पे लिखा हूँ, जब आप खुद बनाओगे लिखोगे, ये सब जो यहाँ पे जो मैं यहाँ बनाया हूँ, ये बनाया हूँ, पूछ देंगे कितने वर्णों का अल्प प्राण होता है, 19 वर्णों का अल्प प्राण होता है। कितने वर्णों का महाप्राण होता है? 14 वर्णों का महाप्राण होता है। कहेंगे यण अल्प प्राण है कि महाप्राण है? यण अल्प प्राण में है। सल कहाँ है? महाप्राण में है। ऐसे इस तरीके से कहेंगे कैवा कैवा सूत्र जो है अल्प प्राण में डाले गए हैं, सॉरी खर में डाले गए हैं। तो खर में देखोगे यहाँ से ना 14 13 12 11 11 12 13 14 सूत्र नीचे से डाले गए हैं, फिर ये यहाँ से डाले गए हैं। कुल कैसे कैसे सिस्टम बनाया गया सबका, मैं यहाँ पे जोड़ता गया हूँ। कुल कितने वर्ण हस प्रत्याहार में आएंगे? 20 वर्ण है। कुल कितने वर्ण खर में आएंगे? 13 वर्ण है। सब पढ़ाते बताते मैं यहाँ से गया हूँ। एक एक कर कर करके अगर यहाँ पे समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोग अगर देखोगे जरूर समझ में आएगा, रिवाइज करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो ना समझ में आए, तो आप लोग जरूर करिए, जरूर पढ़िए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।